भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसके ऊपर हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज तीसरा अंश बनने जा रहा है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। ये हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है कि हम लोग कभी भी लता जी को अंडररेट नहीं कर सकते। खानदानी गायक जो होते हैं ना, बड़े-बड़े घरानों का नाम सुने होंगे तुम लोग, ये घराना के गायक, वो घराने का गायक। बड़े-बड़े गायकों का अपना-अपना घराना होता है, खानदानी गायक। उन्हीं के दर्जे का ही मानना पड़ेगा, समान लेवल का मानना पड़ेगा लता जी को। क्या लता 3 घंटों की महफ़िल जमा सकती है? ऐसा संशय यानी ऐसा डाउट व्यक्त करने वालों से मेरा एक प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लता जी के ऊपर डाउट क्रिएट करेंगे। क्या? भाई उनका तुलना हो रहा है घराने वाले गायकों से। जो बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे घराने वाले गायक होते हैं, उनके साथ उनका तुलना हो रहा है। तो मान लो जो घराने वाले उम्दा किस्म के गायकों में विश्वास रखते हैं, उनके मन में एक डाउट होता है। क्या? कि क्या लता 3 घंटे की महफ़िल जमा सकती है? 3-3 घंटे की? पिछले दिन मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना, नुसरत फ़तेह अली खान, भीमसेन जोशी, ये सब ऐसे-ऐसे गायक हैं जो कई घंटे तक ग्लास का पानी रखे रहते हैं, पीते रहते हैं, गला भिगाते रहते हैं और गाते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा महफ़िल जमाए रहते हैं। उनका चलता रहता है। तो उनमें विश्वास रखने वाले जो श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, उनका क्वेश्चन है कि क्या लता 3-3 घंटे का महफ़िल जमा सकती है? तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों से मेरा एक प्रश्न है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? अब मेरा सवाल ये है, ठीक है, ज़रा आप ये जवाब दीजिए कि मान लीजिए कोई फर्स्ट लेवल का सिंगर है, मान लो आप ही ने सिंगिंग शुरू किया, कोई म्यूज़िक टीचर आया आपको सिखाना शुरू किया, तो आप फर्स्ट लेवल के सरगम सीख रहे हो, फर्स्ट लेवल के सिंगर हो। अगर आपकी तुलना हम लता से कर दें, 3 मिनट के अंदर आपको वैसे ही गाना है, उसी रसोत्कटता के साथ, उसी रसोत्कटता के साथ। रसोत्कटता क्या होता है भाई? उसी लेवल का, ठीक है ना? उसी परफेक्शन के साथ गाना है। क्या गा पाओगे? उसी रस, उसी लय, उसी ताल के साथ? तुम तो फर्स्ट लेवल के हो। तो सामने वाले का उत्तर होगा नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। डाउट करने वालों से अगर हम ये क्वेश्चन पूछ दें तो उन लोगों का आंसर क्या होगा? नो, नहीं। उन लोगों का जवाब होगा कि नहीं भाई, फर्स्ट लेवल का पहले दर्जे का कोई सिंगर लता जैसा कैसे गा पाएगा? तो ऐसा ही जवाब आप मान लीजिए उस केस में भी कि क्या लता 3 घंटे की महफ़िल सजा पाएँगी? बड़े-बड़े घराने के गायकों जैसा? बिल्कुल वैसे ही वो भी नहीं जमाएँगी, ये उनका फ़ील्ड नहीं है, उस तरीके से 3-3 घंटे का महफ़िल जमाना। जैसे कि फर्स्ट दर्जे का सिंगर लता के जैसा रसात्मक तरीके से नहीं गा सकता। खानदानी गवाहियों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो खानदानी गायक हैं, बड़े-बड़े गायक, उन लोगों का ऐसा मानना है। क्या मानना है भई? कि ये जो प्लेबैक सिंगर लोग हैं ना, चित्रपट गायक, ये गायक लोगों ने गायकी का अंदाज़ ही बिगाड़ दिया है। इनकी वजह से लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। लोगों के अंदर इंटरेस्ट बिगड़ गया है कि कैसे संगीत में इंटरेस्ट लें। लोग आज इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं, क्लासिकल सिंगिंग में, क्लासिकल म्यूज़िक में। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। लेखक ये कहना चाह रहे हैं, भाई मैं तो नहीं मानने वाला, मैं ये इल्ज़ाम नहीं मानूँगा। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि लोगों के कान बना दिए हैं, सुधार दिए हैं। तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया है। तुम कभी भी क्लासिकल सॉन्ग पहले ही लेवल में सीखोगे तो कभी इंटरेस्ट नहीं जगेगा म्यूज़िक में। म्यूज़िक में इंटरेस्ट जागने के लिए तुमको सोनू निगम को सुनना पड़ेगा, श्रेया घोषाल को सुनना पड़ेगा, लता मंगेशकर को सुनना पड़ेगा, आशा भोसले को सुनना पड़ेगा, उदित नारायण, कुमार सानू को सुनना पड़ेगा, शान को सुनना पड़ेगा, तब इंटरेस्ट जगेगा। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। लेखक कहते हैं कि ये विचार मैं पहले ही समझा चुका हूँ मेरा ये विचार और इसको मैं दोबारा नहीं बोल सकता। पुनरुक्ति मतलब फिर से उसकी उक्ति नहीं करना चाहता हूँ। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक जो है ना, क्लासिकल सिंगर, ये गायक लोग बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति में हैं। आत्मसंतुष्ट वृत्ति मतलब इनका जो सर्कल है ना, सरकमफेरेंस,
बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है। ये जो क्लासिकल सिंगर लोग होते हैं, ये जितना जानते हैं, जितना इनका नॉलेज है, जिस लेवल पे हैं, बस उस पे रियाज़ करते रहते हैं और एकदम परम संतुष्ट महसूस करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। ऐसा लगता है जैसे वे राजा हैं, कहाँ के? संगीत के क्षेत्र के। अपनी हुकुमशाही, अपनी नवाबी जमा के रखी हुई है इन्होंने। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। शास्त्र की शुद्धता, इसके ऊपर इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब ये उसी संगीत को ज़्यादा अच्छा मानते हैं जिसमें संगीत शास्त्र की शुद्धता है, कोई मेल-जोल ना हो। जैसे आजकल रैपर लोग जो गाना गाते हैं, उसमें कौन-सा शास्त्र का, संगीत शास्त्र का शुद्धता है भाई? पूरा ही अशुद्ध संगीत है, फिर भी वो ज़्यादा पॉपुलर है ना? आज के जनरेशन को कहीं न कहीं इम्प्रेस करता है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात के संगीत से जान-पहचान होने लगी है। लेकिन ये जो प्लेबैक सिंगिंग है, चित्रपट संगीत, इसकी वजह से लोगों को ये पता चलने लगा है कि संगीत अभिजात्य है। अभिजात्य बोलने का मतलब बहुत ही ऊँचे कुल का चीज़ होता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस पॉसिबल हैं, बहुत सारे आविष्कार पॉसिबल हैं, बहुत सारा खोज, डिस्कवरी पॉसिबल है इसमें। बहुत बड़ा चीज़ है संगीत। प्लेबैक सिंगिंग करने वाले लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। जो संगीत दिग्दर्शक हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर प्लेबैक सिंगिंग के, उनका जो काम करने का एरिया होता है, बहुत बड़ा होता है। वो लोग सेल्फ सैटिस्फैक्टरी फीलिंग्स नहीं है उनके अंदर। जितना जानते हैं उतने में ही वो लोग रियाज़ सिर्फ़ करते नहीं रहते हैं, उतने पे ही रुक नहीं जाते हैं, शास्त्रीय संगीतकारों जैसा। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। किसकी? प्लेबैक सिंगर्स और संगीत दिग्दर्शकों का। संगीत दिग्दर्शन मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स का। क्या बढ़ते जा रहा है? उनका चिकित्सक और चौकस वृत्ति बढ़ती जा रही है। उनका जो संगीत का एरिना है ना, क्षेत्र, वो बढ़ रहा है। वो ऐसा मानते हैं कि मेरा जो म्यूज़िक होता है वो चिकित्सक है, मतलब क्लिनिकल है उसके अंदर क्वालिटी, लोगों का सुधार करता है, हेल्थ का सुधार कर देता है। चौकस है मतलब बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, सुंदर है, खूबसूरत है। केवल प्लेबैक सिंगिंग में केवल म्यूज़िक शास्त्र की शुद्धता, सिर्फ़ इसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। वो लोग जानते हैं कि हमारे पब्लिक, हमारे ऑडियंस को सिर्फ़ नीरस गाना और सुर और लय भर-भर के गाना सुना दो, बस यही नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। उन्हें ऐसा गाना चाहिए जिस गाने में फ़ील हो। अब हम दिल टूटने वाला गाना गाएँगे नाच-नाच के, कैसे लगेगा? ठीक है ना? फ़ील फ़ील आप लोग तो गाना सुने होंगे, शीशे की उम्र प्यार की, आखिर विसात क्या, है ना? किशोर कुमार का गाना है। वो हर पूजा, सरस्वती माँ को भी लोग सुनाता है वही। अब वो जितना काली पूजा में वही बजेगा, हर फंक्शन में बजेगा, हर जगह बजेगा। क्यों? भई उसमें क्या इमोशंस डाला है किशोर कुमार ने। उस गाने में क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, मतलब गाना सुनेगा जो, वो दिल टूटा हुआ आदमी अपने ऊपर ले लेगा, बोलेगा मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट गाना है। गाने में क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, दुःख भी है और गाने वाले लाजवाब किशोर कुमार जी, क्या ज़बरदस्त गाए हैं उसको। तो ऐसा होता है प्लेबैक सिंगिंग, भाव से भरा होता है। ये कहाँ मिलेगा भाई शास्त्रीय संगीत में? वहाँ तो बस सुर और लय मिलेगा, शास्त्र की शुद्धता मिलेगी। गाने में भाव, सुर, सारी चीज़ों का संगम, ये चित्रपट गाने में ही होता है और चित्रपट संगीत ही इस क्रांति को लाया है। क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया सिर्फ़ चित्रपट संगीत में ही मिलेगा। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। अच्छा, चित्रपट संगीत में एक और गुण होता है, लचकदारी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चाहे जैसे भी तोड़-मरोड़ के इसको गाया जा सकता है। चित्रपट, ऐसा मुझे लगता है, उस संगीत की मान्यताएँ, मर्यादाएँ, झंझटें सब कुछ निराली हैं। ये जो प्लेबैक सिंगिंग होता है ना, इसकी मान्यता, फिर इसकी मर्यादा, फिर इसकी झंझटें, सारे कुछ आनंद देने लायक हैं, सब कुछ निराले हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। इसका सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, जैसा शास्त्रीय रागदारी का। अब ये जो संगीत दिग्दर्शक है ना, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स,
जिस तरीके से इन्होंने शास्त्रीय रागदारी का मतलब शास्त्रीय संगीत से इन्होंने जैसे राग चुराया है, जिस तरीके से शास्त्रीय जो राग होते हैं, उन राग को जिस तरीके से चित्रपट संगीत के म्यूजिक डायरेक्टर्स लोगों ने उपयोग किया है, मतलब उसको वहां से कॉपी किया, उपयोग किया है, उसी प्रकार इस म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने चित्रपट संगीत के राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाता है ना, तो वो मान लो कोई बंगाल का एग्जांपल ले लें, हम लोग के सबसे क्लोज। अब एक तो बाप्पी लाहिरी कंपोजर थे, म्यूजिक दिग्दर्शक। तो जो गाना है चिरोदिनी तुमी जे अमार आमी जे तुम्हार, ठीक है ना, उस गाने का जो लय है, सुर है, उस गाने पे दो दो गाने आपको मिलेंगे हिंदी मूवी में। तो ये क्या हुआ, ये बंगाली गीत को, उसके लय को, उसके राग को लूटना हुआ, लोकगीत को लूटना हुआ। तो हमारे इस प्लेबैक सिंगिंग में ना बहुत वास्ट स्कोप है। शास्त्रीय संगीत से भी इन्होंने लूटा है राग वगैरह, क्षेत्रीय संगीत राजस्थान, बंगाल, पंजाब, वहां के भी राग, सुर, लोक गीतों को भी इन्होंने लूटा है। बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, धूप कितना कौतूहल होता है, कितना उत्सुक होता है धूप, कौतुक मतलब उत्सुक या कौतूहल। जब पंजाबी गाना सुनोगे आप, तो उसमें आपको ये फील आएगा कि धूप का सुनहरा जो रूप होता है, कुछ पंजाबी गानों का लय और सुर धूप के उत्सुकता को संकेत करता है, टच करता है। रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, राजस्थान का गाना सुनोगे तो आपको कुछ ऐसा फील होगा जैसे रुक्ष का मतलब रूखा रूखा, सूखा सूखा, निर्जल माहौल बता रहा होता है उनका संगीत। और उस माहौल में बादल आ गया, ठीक है, तो बादल आने पर कैसी उनको खुशी मिल रही है, इस खुशी पे वो लोग गीत लिखते हैं, गाते हैं। ऐसा फीलिंग्स आएगा आपको राजस्थानी लोकगीत सुनोगे तो। पर्जन्य की याद दिलाने वाले, पर्जन्य का मतलब क्या है यहाँ पे, बादल। खोरों में प्रतिध्वनि होने वाले पहाड़ी गीत, खोरों मतलब क्या होता है, गलियारा, गली वली, ठीक है, जैसे बस्ती बस्ती का गली देखते होगे आप लोग, बहुत पतला पतला गली होता है, वैसे ही पहाड़ी इलाकों में, घाटियों में छोटी छोटी इस तरह से हो सकता है गलियां मिले, तो वहां पर अगर गीत गाया जाए तो प्रतिध्वनि होती है। ये तरह तरह के गाने आपको चित्रपट संगीत में ही मिलेंगे, सारी भावनाएं। जैसे लगान पिक्चर में आपने सुना होगा गाना, बदरा के ऊपर कितना गाना है, बदरा आ, बादल आ, ठीक है ना, बारिश होने के लिए पूरा जमीन सूखा है, क्या फीलिंग्स के साथ उदित नारायण ने गाया है वो गाना। ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले, कितने तरह के गाने हैं। ऋतु चक्र समझाने वाले भी गाने हैं चित्रपट में। खेती का विविध काम हो रहा है, हल चला रहे हैं, मदर इंडिया देखना, नरगिस का, सुनील दत्त का, ठीक, हल चलाते चलाते गाना गा रही है। फिर किशोर के पुराने पुराने गाने हैं सावन के ऊपर, ऋतु चक्र समझाने वाले, कभी बसंत के ऊपर गाना। कृषि गीत, कृषि गीत मतलब खेती से संबंधित गीत, ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय। फिर ब्रज की भूमि पर राधा कृष्ण के रास से संबंधित गीत, ये सब चित्रपट में मिलेगा। शास्त्रीय संगीत में सब नहीं मिलने वाला भाई, और इसी चीजों को पसंद करते हैं लोग, हमारे तुम्हारे जैसे लोग। अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। अतिशय, अतिशय मतलब अतिशयोक्ति के साथ, यानी बढ़ा चढ़ाकर, उसका मार्मिक रूप, ठीक, मार्मिक रूप मतलब दिल को छू जाने वाला रूप का वर्णन। रसानुकूल, रस के अनुकूल, रस से भरा हुआ गाना, मर्म से भरा हुआ गाना, ये सब का उपयोग चित्रपट क्षेत्र में ही हुआ है, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से संगीत दिग्दर्शकों ने किया है, म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने किया है, और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। अगर थोड़े में समझा दूं आपको तो यूं समझ लीजिए कि चित्रपट संगीत का जो क्षेत्र है विस्तीर्ण है, मतलब विस्तार पूर्वक है, बहुत बड़ा है, वास्ट स्कोप है। वहां अब तक अलक्षित, अभी भी म्यूजिक में, म्यूजिक के क्षेत्र में ऐसे ऐसे जगह हैं जिसको आज तक कभी इंसान लक्ष्य नहीं कर पाया, वहां तक पहुंच नहीं पाया। असंशोधित ऐसे ऐसे एरियाज हैं म्यूजिक में जिसके ऊपर आज तक संशोधन नहीं हुआ है। उसी सरगम के साथ अवरोह और आरोह में लाखों लाखों धुन छिपा हुआ है, अभी कितना लाखों धुन ढूंढना बाकी है।
हर गाने का अलग धुन होता है, सोचो। अब दृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है ये म्यूजिक इंडस्ट्री, सॉरी, ये म्यूजिक का एरिया ऐसा प्रांत है, ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जो अदृष्टिपूर्व है, मतलब आज तक पूरी तरह से उसको देख ही नहीं पाया है कोई। जैसे नॉलेज होता है, नॉलेज से कोई एंडिंग है क्या? हम लोगों की बहुत थोड़ी-सी नॉलेज है, नॉलेज के एरिया में बहुत थोड़ी-सी नॉलेज। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। चित्रपट के लोग मतलब फ़िल्मी सॉन्ग, प्लेबैक सिंगर्स इसकी खोज करते आ रहे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर्स इसकी खोज करते आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ आगे बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों-दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है और अब फ़िल्मी म्यूज़िक जो है ना, प्लेबैक सिंगिंग, ये अब इम्प्रूव होते ही जा रहा है, डेवलप होते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ेगा। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है और इतने बड़े वास्ट एरिया रखने वाला हमारा म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत या चित्रपट संगीत, उसकी अनभिषिक्त, अनभिषिक्त मतलब बेताज साम्राज्ञी, मतलब बादशाह, बेताज बादशाह है कौन? लता मंगेशकर। और अभी भी कई पार्श्व गायक मतलब प्लेबैक सिंगर, बहुत सारे गायक गायिकाएं हैं, पार्श्व गायक गायिकाएं, पर लता की लोकप्रियता, लोकप्रियता मतलब पॉपुलैरिटी, लता की पॉपुलैरिटी इन सभी से कहीं अधिक है, बहुत अधिक। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अचल है, वो हिल-डुल नहीं सकता। वो ऐसे लेवल पे है ना, वहाँ तक सबका जाना पहुँचना मुश्किल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, 50 साल तो उसने गाया ही है, कम से कम। फिर भई उसकी लोकप्रियता अबाधित है, इतना लंबा गाने के बावजूद भी अबाधित है, अनइंटरप्टेड, कोई रोक नहीं पा रहा है। लगभग आधी शताब्दी तक जन-मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। देखो भाई, कोई भी काम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का काम आधी शताब्दी तक करते जाना ये मुँह की बात नहीं है। ये दुनिया वाले सबको उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन कोई 50 साल तक एक ही तरह का काम करते गया और दिलों पे राज कर रहा है, ये बहुत ही महान बात है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। गायकों की तो बात छोड़िए जनाब, राग की बात कर लीजिए, एक राग भी ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और गायक लोग तो कितने आए और कितने गए। लता मंगेशकर अभी भी भारत के कोने-कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। परदेश यानी कि अब्रॉड, विदेशों में, वहाँ भी उसके गाने सुने जाते हैं और लोग सुनकर पागल हो उठते हैं। क्या सुर, क्या सरगम, क्या लय, क्या ताल! यह क्या चमत्कार नहीं है? चमत्कार है तो मानना पड़ेगा। और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली देख रहे हैं हम लोग। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, पूरे शताब्दी में। शताब्दी मतलब 100 साल। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आँखों के सामने घूमता-फिरता देख पा रहे हैं, कितना बड़ा है हमारा भाग्य। ये उस वक़्त लिखा गया था जब लता जी जीवित थीं, तो उन्होंने लिखा है, कहा है कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि हम उनको जीते-जागते देख रहे हैं, हमारे बीच हैं अभी भी। आज वो हमारे बीच नहीं है, 2025 का ये समय चल रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ।